सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 9th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति पर चल रहे थे। लेसन में अब तक हमने देखा कि फ्रांस में युद्ध के कारण बहुत अधिक खर्चा हो चुका था। लुई 16वां जब फ्रांस का राजा बना तो फ्रांस की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी एथनोतेन बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी, जिससे कि फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा था। उस बोझ को कम करने के लिए उन्होंने करों की दर बढ़ा दी, जिससे जनता में असंतोष फैला और फ्रांस की क्रांति हुई। चलिए आज हम भाग 2 में जानेंगे कुछ और उसके बारे में। भाग 1 में हम ये सारा पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय स्टेट में कौन थे? व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी। तो चलिए आज जो है हम उससे आगे का जानेंगे। देखिए ये तस्वीर एक आपको दी हुई है। इसमें एक आपको धनी व्यक्ति दिख रहा है और एक बेहद निर्धन। तो जो निर्धन व्यक्ति है वो एक मक्खी के रूप में दिखा रखा है, और जो धनी व्यक्ति है उसे मकड़ी, ये आपको दिखाई दे रहा है मकड़ी का जाला। तो देखिए जो गरीब आदमी है वो बेचारा कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, और अमीर आदमी धीरे धीरे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भी खराब कर रहा है। तो ये चीज़ ये शो कर रही है। देखिए एक जाले में मकड़ी है और एक मक्खी फंसी हुई है। तो गरीब आदमी को उसने क्या कहा है? मक्खी। और अमीर आदमी को उसने क्या कहा है? मकड़ी। ये आपको दिख रहा है नीचे। कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। तो वो इसीलिए कहा है कि वो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है उसके। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रांस में संघर्ष जो हुआ उसका कारण क्या था। देखिए 1715 है उसमें फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी। 1789 में कितनी हो गई? 2.8 करोड़। आबादी तो बहुत अधिक बढ़ गई, लेकिन जो अनाज का उत्पादन है वो कम बढ़ा, तो जिससे जो खाने पीने का सामान था उसकी कीमतें बढ़ गई। जो मजदूर किसान थे उनकी मजदूरी तो बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई, जिससे क्या हुआ? अमीर और गरीब के बीच में अंतर और भी बढ़ गया। जो गरीबों की स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई। तो एक कारण तो ये रहा क्रांति के पीछे। एक और देखते हैं। अब जो मध्यम वर्ग था वहाँ पर, जो अमीर थे उन्होंने सोचा कि उनके अधिकारों को भी ख़त्म किया जाए। तो दूसरा कारण ये था वहाँ पर क्रांति होने का, कि जो पढ़े लिखे लोग थे तीसरे स्टेट में भी, देखिए तीसरे स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार, जैसे जो प्रथम वर्ग था, प्रथम स्टेट था, दूसरा स्टेट था, वो इनसे कर ले रहे थे, जबकि ये तीसरे वर्ग के लोग क्या चाहते थे कि अब उनसे कर ना लिया जाए। सभी के साथ समानता, स्वतंत्रता के नियमों का पालन होना चाहिए। तो दूसरा कारण ये था क्रांति के पीछे। देखिए पहला कारण क्या था कि गरीबी, और दूसरा विशेषाधिकारों के अंत जो उन्होंने सोचा, उसके कारण भी ये हुआ। तीसरी, अब देखिए क्रांति की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? क्रांति की प्रेरणा उन्हें महान दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ने से मिली। देखिए बहुत सारे दार्शनिकों ने अपनी पुस्तकें लिखी, जैसे कि जॉन लॉक ने लिखी थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह लॉक ने लिखी थी जिसमें उसने राजा के अधिकारों का खंडन, देवी अधिकारों का खंडन किया। ऐसे ही रूसो ने जो अपनी पुस्तक लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। उन पुस्तकों ने लोगों के अंदर चेतना पैदा की, तो इससे भी क्रांति की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो अब तक हमने 3 चीज़ें देखी।
सबसे पहला हो गया अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर बढ़ रहा था, दूसरा विशेषाधिकारों के अंत की मांग, और तीसरा जो उन्हें दार्शनिकों की पुस्तकों से प्रेरणा मिली। चौथा रीज़न क्या था? देखिए, उन्होंने अपने कर्ज को पूरा करने के लिए, जो फ्रांस पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था, उसको पूरा करने के लिए लोगों पर टैक्स लगाए। उन टैक्सों से लोग इतना परेशान हो गए, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की सोची। तो तीसरा कारण ये रहा। अब आगे देखते हैं हम इससे। जो तीसरा स्टेट था उसने नेशनल असेंबली का गठन किया। जब ये सब लोग सरकार के खिलाफ हो गए तो उन्होंने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था कि राजा की शक्तियों को कम किया जाए और संविधान तैयार किया जाए, जिससे कि जनता को अधिकार मिले। तो जो नेशनल असेंबली थी उसका नेतृत्व किसने किया? मिराबेओ और आबे सिए ने। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को ख़त्म करना चाहता था। तो ये जो नेशनल असेंबली थी उसमें क्रांति जो की उसे पूरा करने में योगदान दिया। आगे देखते हैं हम। चलिए, देखिए कीमतों में वृद्धि का क्या परिणाम हुआ। जिस समय नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में बिजी थी, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण सारी फसल खराब हो गई थी, तो जो बचा खुचा अनाज था उसकी कीमतें बहुत आसमान को छू रही थी। जो बेकरी मालिक थे वो जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटा इंतज़ार करने के बाद भी लोगों को सामान नहीं मिल रहा था। गांवों में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लठैतों के गिरोह को बुलाया और पक्की फसलों को तबाह कर देंगे, जिससे कि लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने किले पर आक्रमण करने की सोच ली, अन्न के भंडारों को लूट लिया, लगान के जो दस्तावेज थे उन्हें जलाकर राख कर दिया। देखिए, कीमतों में वृद्धि का ये सब परिणाम हुआ कि लोग घरों से निकलकर जो उनके पास हथियार थे वो लेकर चल पड़े और उन्होंने किलों पर आक्रमण कर दिया। जो अन्न के भंडार थे वो लूट लिया, लगान के जो कागज़ थे उन्हें जला दिया। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भागकर दूसरे देशों में शरण ली। चलिए, अब हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली को फ्रांस ने कब मान्यता दी। जब प्रजा इतनी विद्रोही होगी तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जो वहाँ के पादरियों को विशेषाधिकार दिए गए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। चर्च के जो स्वामित्व में भूमि थी वो जब्त कर ली गई। इस तरह से सरकार के हाथ में 20 अरब लिब्रे की प्रॉपर्टी आ गई। ये नेशनल असेंबली को मान्यता देने से फ्रांस की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि फ्रांस में कैसे संवैधानिक राजतंत्र बना। देखिए, जो नेशनल असेंबली थी उसने 1791 में संविधान का एक प्रारूप तैयार कर दिया। जो राजा था उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। एक व्यक्ति के हाथ में देने की बजाय ये शक्तियाँ, जैसे हमारे भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, उसमें हस्तांतरित कर दिया। तो देखिए, जब शक्तियाँ विभाजित हो जाती हैं तो देश में शासन अच्छे से चलता है।
तो ये सबसे बड़ा काम हुआ वहाँ पर 1791 में, जब संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।